हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिनोल्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये सारी रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो कुछ ही पार्ट बचा है हमारा फिनोल्स का। मेजॉरिटी ऑफ द फिनोल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और फटाफट इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो जो पहली रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप फिनोल को ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट कराते हो, याद रखना ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ब्रोमीन लग जाता है। जो OH है वो एक प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, तो इसीलिए सारी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे ब्रोमीन लगेगा। याद रखना, अगर फिनोल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराते हो, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सारी की सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे Br लग जाता है, अगर वहां पे कोई और ग्रुप नहीं लगा हुआ। अब जैसे यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल को तो हम हटा नहीं सकते, तो मतलब एक ऑर्थो पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, तो बाकी की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे हम ब्रोमीन लगा देंगे। फ्लोरीन अब यहाँ पे मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, लेकिन ऑर्थो पैरा तो खाली है ना, तो हमने तो ब्रोमीन को ऑर्थो पैरा पे लगाना है, तो ब्रोमीन को ऑर्थो पैरा पे लगा दिया। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि SO3H एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो अगर SO3H लगा हुआ है तो हम ब्रोमीन लगा सकते हैं SO3H को हटा के। ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वो हट जाता है और उसकी जगह ब्रोमीन लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिएक्शन है, हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल्स। क्लियर है। सेकंड रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सेकंड रिएक्शन में, अब ये पहली रिएक्शन का ही कंटिन्यूड पार्ट है। पहली रिएक्शन में क्या हो रहा था कि मैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ले रहा था, मतलब एक पोलर सॉल्वेंट ले रहा था। कैसा सॉल्वेंट ले रहा था? पोलर। तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशंस थी सब पे ब्रोमीन लग रहा था। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भी मुझे सब पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक या तो ऑर्थो या पैरा पे ब्रोमीन चाहिए, तो मैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करता हूं, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड यूज करूं एट लो टेम्परेचर, तो या तो ऑर्थो पे ब्रोमीन लगेगा या पैरा पे, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी, सिर्फ एक ही ब्रोमीन लगेगा और पैरा वाला इसमें मेजर रहेगा, ऑर्थो वाला इसमें माइनर रहेगा, लो टेम्परेचर्स के केस के अंदर। याद रखना, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है। पोलर लोगे तो तीनों के तीनों पोजीशंस पे लग जाएगा, जितनी ऑर्थो पैरा अवेलेबल है सब पे ब्रोमीन लग जाएगा। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन कैरी आउट कराते हो तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट सिर्फ कार्बन डाइसल्फाइड नहीं, क्लोरोफॉर्म, CCl4 या ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो। अगला रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन का हमें पता है कि रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3। अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करता हूं तो ब्रोमीन पे NO2 लग जाता है, बेंजीन पे NO2 लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, सारी की सारी ऑर्थो पोजीशंस पे NO2 लग जाता है और इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अब फिर से SO3H को तो हम हटा सकते हैं, तो अगर SO3H लगा हो तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, हम उसको हटा के NO2 लगा सकते हैं। तो दो SO3H लगे हुए थे, दोनों को हटा के NO2 लगा दिया, एक तो खाली पोजीशन पड़ी थी तो वहां तो NO2 लग ही सकता था। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज यहाँ पे नोट करनी है अब, कि अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए फिर से, तो मुझे डाइल्यूट HNO3 यूज करना पड़ेगा। कंसंट्रेटेड लोगे तो सारी की सारी पोजीशंस पे लगेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो ऑल पोजीशंस कौन कौन सी? ऑर्थो एंड पैरा ओनली, मेटा पे नहीं होता। ठीक है, लेकिन डाइल्यूट HNO3 के साथ साथ लो टेम्परेचर भी रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। अगेन यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, एक ऑर्थो एक पैरा। कोई डाउट? क्लियर है। अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन। अब इस रिएक्शन में हमने रिएजेंट तो पढ़ा ही हुआ है। रिएजेंट क्या होता है सल्फोनेशन का? कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, जब भी हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बेंजीन पे क्या लग जाता है? SHO3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये हमने रिएजेंट पढ़ा हुआ है कहां पे? अराइल हैलाइड में, और +1 में भी ये डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, कि अगर आपने लो टेम्परेचर यूज किया तब तो ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। ऐसा क्यों है? जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और हाई टेम्परेचर पे
ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड होती है। थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड जो रिएक्शन होती है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है। अगर हाई टेम्परेचर पे कराते हो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो, तो हमारा पैरा प्रोडक्ट बनता है मेजर। लेकिन जो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है वो होती है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में जो रेट होता है, जिसका रेट सबसे ज्यादा होता है, मतलब जो प्रोडक्ट सबसे जल्दी बन सकता है वो मेजर होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट सबसे जल्दी बन सकता है। क्यों? क्योंकि पास में ही OH ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फटाफट यहाँ पे दे देगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अगर मुझे पैरा बनाना होता तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुमा घुमा के यहाँ तक लेके जानी होती, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आता, फिर जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता। लेकिन इस वाले में ऑर्थो तो बहुत पास ही है, ऑर्थो बहुत पास ही है, तो फटाफट यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल के आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। तो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। लो टेम्परेचर में काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एज एक्ट करता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कोई डाउट? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप फिनोल लेते हो और उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराते हो, लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है। थर्मोडायनेमिकली मतलब जो ज्यादा स्टेबल होता है, और पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पैरा हमें मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अगली रिएक्शन जो हमने करनी है वो है नाइट्रोसेशन। अभी देखो, अभी हमने इसी वीडियो में एक बार रिएक्शन की थी अभी जिसमें मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया था। उसके अंदर मुझे क्या बेंजीन पे लग के मिल रहा था? NO2। अब अगर HNO3 की जगह मैं HNO2 यूज कर दूं एट 7 to 8 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन पे NO लगता है, नाइट्रोसो ग्रुप लगता है। कौन सा ग्रुप? नाइट्रोसो। अगर HNO3 यूज करूंगा तो नाइट्रो ग्रुप लगता है, अगर HNO2 यूज करूंगा एट 7 to 8 डिग्री तो नाइट्रोसो ग्रुप लगता है। और ये हमेशा किसमें होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। किसके साथ? क्विनोन मोनोऑक्साइम के साथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ? क्विनोन मोनोऑक्साइम के साथ। मतलब एक तरह से फटाफट इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाला पार्ट आप CBSE के लिए मत भी याद रखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। मेंस के लिए हो अगर आप याद कर सकते हो तो ये वाला पार्ट भी याद रखो। ठीक है, चलो। इसके बाद है हमारा कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते, चाहे वो CBSE है चाहे वो मेंस है। मेंस में तो ये आ भी चुकी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपको याद रखना है, जब आप फिनोल को रिएक्ट कराते हो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, किससे रिएक्ट कराते हो? डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, तो होता क्या है? पैरा पोजीशन पे कपलिंग हो जाती है। मतलब अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज चीज है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और फिनोल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज चीज है ऑर्थो पे भी आके लग सकती है, पैरा पे भी आके लग सकती है। क्यों? क्योंकि जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर ये पैरा पे आके लगी तो थोड़ी सी हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? पैरा वाला। मतलब फिनोल के OH की पैरा पोजीशन पे हमारा ये पूरा ग्रुप आके लग जाता है। इसको हम बोलते हैं कपलिंग, मतलब दो चीजों का जुड़ जाना। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजो कंपाउंड्स बोलते हैं इसको। एजो क्या होता है? जिसमें N डबल बॉन्ड NH ऐसे आ जाए दो रिंग्स के बीच, उसको हम एजो कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, एक ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिनोल से OH हटाना है, बेंजीन लेके आना है, तो आप जिंक 10 से रिएक्ट करा दो सिर्फ। ये हमने +1 में भी लिखी थी, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा लिखवा रहा हूं एक बार। अगर आपके पास फिनोल है, आप चाहते हो कि OH हटाना है, तो जिंक 10 से रिएक्ट करा दो, सिंपल बेंजीन बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड साथ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये नोट कर लो। उसके बाद है हमारा कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी रिएक्शन जो है बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको हम पॉलीमर्स के अंदर दोबारा से पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हमने फिनोल को रिएक्ट कराना होता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब अपना HCHO। ठीक है, अब देखो जो HCHO है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, और ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। बेस कैटालाइज भी है, एसिड कैटालाइज भी है, किसी भी तरह से करा लो, दोनों से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसका एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखो इसका हम क्या करते हैं, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म पढ़ते हैं। हमने क्या किया, हमने एक फिनोल लिया, इसको हमने रिएक्ट कराया अपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, H
CHO। पहले हम इसका एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे हो रही है। देखो एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, जो अपना फॉर्मेल्डिहाइड है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जब ऑक्सीजन है और आप एसिड यूज कर रहे हो तो प्रोटोनेशन होगी। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फटाफट डोनेट कर देता है H को, H जाके लग जाता है इसके साथ, बेचारे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, हाइड्रोजन कंपनसेट कर चुका है अपने पॉजिटिव चार्ज को, क्यों? क्योंकि लोन पेयर गेन कर चुका। अब ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कहता है कि भाई ये बॉन्ड मैं तोड़ लेता हूं और इलेक्ट्रॉन रख लेता हूं। जैसे ही वो ये बॉन्ड तोड़ता है तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट एक जनरेट हो जाता है। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये बन गया अपना इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे लग जाता है, और क्योंकि बेंजीन पे पहले से OH लगा हुआ है, OH कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये या तो ऑर्थो पोजीशंस पे लगेगा यहां पे या पैरा पे लगेगा। तो मतलब CH2OH लग जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, या मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो देखो यही चीज हमने लिखी है कि जब मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं तो क्या हो गया? CH2OH आ गया ऑर्थो पोजीशन पे। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब अगर मैंने एक्सेस में लिया होता ये जो फिनोल है मैं एक्सेस में ले लेता हूं, अगर मैं फिनोल एक्सेस में लूंगा तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड तो मेरे पास है ही। देखो मैं समझाता हूं आपको। अभी हमने क्या देखा कि एक बार तो सब्स्टिट्यूशन हो गई बेंजीन पे, एक बार तो लग चुका है अपना CH2OH। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं फिनोल का एक्सेस में ले लूं तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन कैसे पॉसिबल है बच्चे? देखो मैंने इसको दोबारा से रिएक्ट करा दिया किसके साथ? अपना C6H5OH के साथ, और एसिड मैंने लिया हुआ है। एसिड क्या करेगा? अब इस ऑक्सीजन से लोन पेयर डोनेट ले लेगा, तो मतलब जो अपना बेंजीन के साथ में, इसको चलो दोबारा ही बना लेते हैं एक बार। ये जो अपना CH2OH लगा है, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर पड़े हैं, तो ऑक्सीजन फिर से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको? एसिड को। एसिड में जो H+ मिला, ठीक है, फिर से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि अभी अभी उसने लोन पेयर डोनेट किया है और H की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो कंपनसेट हो चुकी होगी, तो एक H आके लग गया, ऑक्सीजन बेचारा फिर से क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। अब ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा इस तरह से, तो फिर से हमें क्या मिला? OH CH2+। तो अब ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ? फिनोल एक्सेस में ले लिया ना हमने, तो ये फिर से फिनोल से रिएक्ट करेगा। फिनोल की ऑर्थो पे भी आके अटैक कर सकता है, ये पैरा पे भी अटैक कर सकता है। तो अगर ये ऑर्थो पे अटैक करता है, मान लो इसने पैरा पे अटैक किया या ऑर्थो पे, आप पैरा पे करा लो कि चलो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि बड़ी सी रिंग है तो पैरा पे लगने के ज्यादा चांसेस है ताकि हिंड्रेंस ना हो। तो ये जो कार्बन है इसने एज अ इलेक्ट्रोफाइल आके पैरा पे अटैक कर दिया, तो होगा क्या? देखो OH CH2। अब ये जो है CH2 ये पैरा पे लग गया, पैरा पे किसकी? फिनोल की। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट मिल गया। अब ये रिएक्शन फिर से आगे कंटिन्यू कराई जा सकती है। फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में ले लो, फिनोल एक्सेस में ले लो, तो बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस कराई जा सकती हैं। तो यहीं पे मैंने ये चीज शो की है कि अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल को एक्सेस में ले लूं, अभी मैंने सिर्फ ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन करके दिखाई, तब मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, ऑर्थो पे भी हो सकती है, पैरा पे भी हो सकती है, और इस वाली ऑर्थो पे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने रिएजेंट्स एक्सेस में ले लिए हैं। क्लियर है? तो हमारे पास तब जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बेकलाइट बोलते हैं, और एक पॉलीमर है, ठीक है, ये एक पॉलीमर है। मैंने आपको ऑर्थो पे तो लगा के दिखाई दिया कि ये पूरा ग्रुप कैसा लगता है। तो ये पॉलीमर बन जाता है जब मैं बहुत ज्यादा रिएजेंट्स एक्सेस में ले लेता हूं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ध्यान में भी रखना पड़ेगा। बाकी काफी हद तक मैंने समझा दिया है। अच्छा, इसका बेस कैटालाइज मैकेनिज्म रहता है वो भी एक बार देख लेते हैं। बेस कैटालाइज में क्या होता है? देखो हमारे पास फिनोल है और मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। अब बेस क्या करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा, और फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, तो फिनोल ने अपना H डोनेट कर दिया किसको? अपने बेस को। ठीक है, बेस तो जो था वो H निकाल के ले गया यहां से। अब ये क्या करेगा? ये रेजोनेंस शो करेगा कुछ इस तरह से। पहले यहां डबल बॉन्ड बना लेते हैं,
ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया मेरे को, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बनी, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगी किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि कार्बोनिल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो जैसे ही कार्बन पे अटैक होगा वो चार्ज ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को। तो बेसिकली क्या हुआ देखो, HC, अब ये O नेगेटिव बनेगा, ये सॉल्वेंट से H ले लेगा, तो मतलब CH2OH लग गया कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, CH2OH कहां लग गया है, ऑर्थो पोजीशन पे। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट में ही बना लेते हैं, ये बड़ा सा डायग्राम बन जाएगा नहीं तो। बेसिकली जब ये लगेगा तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये CH2OH बनेगा। ठीक है, CH2OH लगा अपनी ऑर्थो पोजीशन पे इसकी, CH2OH। ठीक है, अब हमें तो एरोमेटिसिटी वापस लेके आनी है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो पड़ा है, तो वो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट करेगा, ये वापस क्या करेगा, एरोमेटिसिटी गेन करेगा। तो मतलब फिर से OH बन जाएगा और एरोमेटिसिटी गेन हो चुकी है, CH2OH। तो ये बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है अपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन का। ठीक है, नो डाउट। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस के हिसाब से इतना ज्यादा डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछेंगे। ठीक है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराऊं एसिड या बेस, तो CH2OH मिलता है। मैकेनिज्म इसका CBSE में नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैकेनिज्म मैंने वैसे ही समझा दिया आपको। मैकेनिज्म इसका CBSE में नहीं है, लेकिन रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, और फाइनल प्रोडक्ट जो बेकलाइट है उसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो इसे नोट करो, फिर अगला रिएक्शन डिस्कस करते हैं। अगला रिएक्शन है कंडेंसेशन ऑफ फिनोल विद थैलिक एनहाइड्राइड। अब ये रिएक्शन भी आपको एज इट इज ध्यान में रखना है। देखो, पहले तो थैलिक एसिड मैंने लिया। थैलिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन पे एडजेसेंट पोजीशंस पे COH लगा हो तो उसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं। जब मैं इसको हीट करूंगा तो वाटर बाहर चला जाएगा। वाटर बाहर चला गया कैसे, OH यहां से, H यहां से, H2O बाहर, तो इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से बॉन्डिंग कर दी। देखो ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ, तो इसको हम बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। जब मैं थैलिक एनहाइड्राइड को फिनोल से रिएक्ट कराता हूं, 2 मोल्स ऑफ फिनोल, तो होता क्या है, हमें फिनोफ्थलीन मिलता है। हमें क्या मिलता है, फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन मिलता है, और इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है एज इट इज। CBSE में रिएक्शन है तो आपको याद करना पड़ेगा। और फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है जो बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है और एसिडिक मीडियम में कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। ठीक है, कोई डाउट? नोट करो इसे। उसके बाद अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल्स। ये लास्ट रिएक्शन है जो आज मैं करवाने वाला हूं आपको। ये भी याद करने वाली रिएक्शन है कि जब हम फिनोल को रिएक्ट कराते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे सोडियम क्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो कीनोन्स मिलते हैं हमें। बेंजोक्विनोन मिल गया जैसे इस केस में। ठीक है, ये याद ही करनी पड़ेगी, ध्यान ही रखनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम ऐसे फिनोल्स को रिएक्ट कराते हैं जहां पे पैरा पोजीशंस पे 2 OH हैं, तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज कराए जा सकते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड हमारा एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है पैराबेंजोक्विनोन में। कब? अगर 2 OH लगे हो पैरा पोजीशन पे। हाइड्रोक्सीक्विनोन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, फिनोल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन हाइड्रोक्विनोन को कर पाएगा। गुड आउट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आप इन रिएक्शंस को नोट कर लो, बाकी का काम हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे अपने डाउट सेंड कर सकते हो बाय व्हाट्सएप और बाय ईमेल। ठीक है, आपके डाउट्स का रिस्पॉन्स आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड कर दिया जाए।